टू एवरीवन। तो आज हम सेल बायोलॉजी में फर्दर आगे पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजिला। इससे पहले हमने माइक्रोफिलामेंट तक पढ़ लिया था, इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ लिया था, और उसके बाद अब सीलिया और फ्लैजिला और इसके आगे वाला पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो सीलिया और फ्लैजिला दो जो हैं जो सेल मूवमेंट में हेल्पफुल है, किसी भी तरह का सेल हो सकता है। सीलिया और फ्लैजिला जो यूकैरियोट होता है और प्रोकैरियोट दोनों का अलग होता है। तो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, Cilia and flagella of eukaryote are structurally different from the prokaryotic. Cilia are small structure which work like oars. Oars मतलब एक तरह का जो आपने देखा होगा नाव में जो बहुत सारे वो बोट को चलाने के लिए जो चप्पू होता है उसको ही बोल रहा है oars, causing the movement of either the cell or surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. दोनों सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आते हैं The electron microscopic study of cilium or the flagellum showed that they are covered with plasma membrane. Their core called axoneme. तो कोर कहते हैं एक्सोनिम। अब इसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम इसमें। तो एनाटॉमी में क्या होता है, ये पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सीलिया और फ्लैजिला का। ये जो होता है बीच वाला जो पार्ट होता है जिसको बोल रहा है एक्सोनिम कह रहा है, और वो बीच वाला जो पार्ट है ये जो आप देख रहे हो डॉट डॉट से बना हुआ है वो डबलेट होते हैं। बहुत सारे डबलेट मिलके एक वो बनाते हैं, और ये दोनों आपस में इंटरलिंकर से कनेक्टेड होते हैं। और एक सेंट्रल शीथ होता है इसके सराउंडिंग में जो इन दोनों को कवर करके रखता है, और यही सेंट्रल शीथ से बाकी जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कनेक्टेड होते हैं रेडियल स्पोक के थ्रू। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये भी डबलेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब दो दो पाइप की तरह ऐसे प्रेजेंट होती है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल एक पाइप की तरह होती है, दो दो पाइप्स आपस कनेक्ट होते हैं, वो सब जो है मिलके एक सर्कल जैसा बनाते हैं कुछ, और इसको सेंट्रल शीथ से कवर होते हैं रेडियल स्पोक। ये दोनों आपस में जो है इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं आपस में एक दूसरे से। तो इसमें वही सब दे रखा है। कोर कॉल्ड दी एक्सोनिम. Exonym usually has a 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule. Such arrangement of axonal microtubule referred to as a 9+2. The central tubule are connected by bridge and it's also enclosed by central sheath which is connected to one of the tubule of the each peripheral by radial spoke. Thus there are 9 radial spoke. The peripheral doublet are also interconnected by linker. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called basal bodies. तो सीलियम फ्लैजिलम की जो बेसल बॉडी से राइज होते हैं, और जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रोसोम फॉर्म करता है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेंट्रोसोम, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेंट्रियोल और या फिर सेंट्रोसोम दोनों एक ही बात हो गई। वो बेसल बॉडी फॉर्म करता है सीलियम फ्लैजिलम, और एक साइड में एक और लिख लीजिए स्पिंडल फाइबर। सीलियम फ्लैजिलम और स्पिंडल फाइबर इन तीनों की बेसल बॉडी फॉर्म करता है। यहाँ पे नहीं लिखा है स्पिंडल फाइबर। अरेंजमेंट कौन सा है, 9+2, और डबलेट के फॉर्म में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं पेरिफेरल हो गए, सेंट्रल वाले होंगे, दोनों डबलेट के फॉर्म में होते हैं, तो इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। उसके बाद आते हैं सेंट्रियोल पे। सेंट्रियोल आपको पता ही है, सेल डिवीजन में इसका रोल होता है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोसोम इज एन ऑर्गेनेल कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम बना। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रल मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल in a centrosome like perpendicular to each other and in which each has an organization like the cartwheel. तो cartwheel जैसा organization form होता है। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein. Each of the peripheral fiber is a triplet. The adjacent triplet also linked the central part of proximal region of centriole is also proteinaceous and called the hub. तो वहाँ पे जो था सीलिया और फ्लैजिला में उसको कहते हैं हम एक्सोनिम सेंट्रल पार्ट को, यहाँ पे कहते हैं सेंट्रल पार्ट को हब, और जो कि खाली होता है। सेंट्रल पार्ट इसमें खाली होता है, और यहाँ पे जो पेरिफेरल जो फाइब्रिल होते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट थे, यहाँ ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
which is connected with tubule of peripheral triplet by radial spokes made of protein. The centriole form the basal body of cilia, flagella and spindle fiber. तो वही जो मैंने कहा था, इसको ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पे क्वेश्चन भी आया नीट में 2017 में। सेंट्रोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। अब इसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का न्यूक्लियस। जो कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखिए। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई गिवन द नेम क्रोमेटियम बाय फ्लेमिंग। तो जब डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, तो उस टाइम पे इसकी नेमिंग नहीं हुई थी कि इसका एग्जैक्ट नेमिंग क्या है, तो क्रोमेटियम नाम रखा गया था फ्लेमिंग के द्वारा। क्रोमेटिन जो होता है, ये माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे क्रोमेटिन को, जब सेल डिवाइड करती है, उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे, जो कि ऐसे फैले हुए होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होंगे। उसी को कहते हैं क्रोमेटिन। जब ये डिवाइड करता है सेल, डिवाइडिंग स्टार्ट होने से पहले जो क्रोमेटिन है बहुत सारे, वो सब एक आपस में 2 या 3 अलग अलग पेयर में इकट्ठा हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे। उसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन जो होते हैं बहुत सारे मिलके क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है। तो वही लिखा है द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर पेरिफेरल गॉडी न्यूक्लियोलाई। तो 2 चीज़ें पाई जाएंगी, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई जो है एक्टिव आरएसोमल सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। इस पे भी क्वेश्चन आया था नीट में, न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियोलाई के बारे में बताएंगे अब आगे में, कि जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता ये भी, जो कि रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म के साथ फ्री होता है वो, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विथ अ स्पेस बिटवीन। इसकी थिकनेस दे रखी है 10 to 15 नैनोमीटर, याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉल्ड दी पेरी न्यूक्लियर स्पेस विच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस and that of cytoplasm. The outer membrane usually remain continuous with endoplasmic reticulum and bear rhizome on it. तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन पे, ER के तो पता ही हमें। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by fusion of 2 membranes. These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecule takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in number of nucleus also observed. तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, फिर भी आप साइड में नोट कर लीजिए। जो एंडोस्पर्म होता है, वो एंडोस्पर्म जो कोकोनट का जो अंदर से जो पानी होता है, लिक्विड होता है, वो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। उसमें बहुत सारे वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और हमने भी पढ़ा था, फंगी में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियाई जो होते हैं फाइकोमाइसिस में एक्सेप्टेड होता है, तो सिनेर्जिटिक होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। एरेथ्रोसाइट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में ई न्यूक्लियेटेड होता है। आरबीसी एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब सेल्स तो है जो डेड होती हैं। एरेथ्रोसाइट सेल भी डेड ही होती है। उसने न्यूक्लियस अपना लॉस्ट इसलिए कर दिया है, मतलब जो उसके प्राइमरी फेज में न्यूक्लियस होता है, पर जब जैसे ही मैच्योर होता है न्यूक्लियस लॉस्ट कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा जमा हो सके, कैरी कर सके सेल, मतलब आरबीसी, इसलिए वो अपना न्यूक्लियस लॉस्ट कर देता है एरेथ्रोसाइट। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑन दी न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड दी क्रोमेटिन।
तो दो चीज़ें होंगी, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में लिखा गया है स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या है। लार्जर एंड मोर न्यूक्लियोलाई नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहाँ जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस करेगी वहाँ पे न्यूक्लियोलाई का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद हम आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे। तो क्रोमोसोम क्या होता है, जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब उसे क्रोमेटिन कहते हैं। बहुत सारे थ्रेड जो फाइबर होते हैं स्प्रेड होते हैं, जब डिवाइड करना शुरू करने वाली होती है उससे पहले जो बहुत सारे फाइबर होते हैं आपस में अरेंज हो जाते हैं और एक अलग तरह का मतलब देखा होगा धागा जैसे मतलब अरेंज होके एक तरह का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये लिखा है, you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin, but during different stages of cell division, cells show structure chromosome in place of nucleus. Chromatin contain DNA, तो chromatin सारे एक फ्यूज हो जाते हैं, and some basic protein called histone, some non-histone protein also RNA। तो मेनली जो चीज़ से बना है क्रोमोसोम, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। पर इसके अलावा अगर ऑप्शन में चारों लिखे गए हैं डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा के आएंगे। अगर मेनली डीएनए और हिस्टोन से बना है। हिस्टोन में जो होता है लाइसिन आर्जिनिन, हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होता है जिसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टडीन प्रेजेंट होता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सिमेटली 2 मीटर लॉन्ग, 2.2 माना गया है, 2.3 सॉरी माना गया है। ह्यूमन सेल में जो एक क्रोमोसोम होता है उसकी जो लंबाई होती है 2.3 मीटर होती है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में तो डिटेल में। अब क्रोमोसोम है दो तरह का होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप साइड में लिख लीजिए। एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में फ़र्क क्या है, इसमें 12th में हम पढ़ेंगे डिटेल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यूक्रोमेटिन क्या होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग होता है और लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लाइट फॉर्म में उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो लाइट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लाइटली स्टेंड होता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो डार्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाईली स्टेंड होता है, पर वो डिवाइड नहीं करता है। अब क्रोमोसोम के बारे में स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस साइड में लिखा भी है काइनेटोकोर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना हुआ है, ये दोनों काइनेटोकोर हैं। और इसके बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो दो क्रोमोसोम को आपस में ज्वाइन करता है। ये दो क्रोमेटिन है, इसको आपस में ज्वाइन करके रखता है सेंट्रोमियर, जो इसके बीच में प्रेजेंट है। यहाँ से दिख नहीं रहा, काइनेटोकोर यहाँ पे दिख रहा है। काइनेटोकोर जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, जब ये सेल डिवाइड करेगा, जब ये क्रोमोसोम स्प्लिट होगा तब ये काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे और वही स्पिंडल फाइबर एक रस्सी के थ्रू, मतलब जैसे एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है सेंट्रियोल खींचता है और वही सेंट्रियोल में स्प्लिट होते हैं। तो वही लिखा गया है, every chromosome visible only in dividing cell essential has a primary constriction called centromere, on the side of which disc-shaped structure called kinetochore. Centromere holds two chromatid of a chromosome. Based on position of the centromere, the chromosome can be classified into 4 types. अब पोजीशन के बेसिस पे इससे पहले हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया है, सेंट्रोमियर है। इसके अलावा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको क्रोमोसोम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ जो है कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ सेल में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है जो कि वेराई करता है एक कांस्टेंट लोकेशन पे। और ये जो बाकी वाला पोर्शन है उसको कहते हैं सैटेलाइट। ये कंस्ट्रक्शन के जो आगे वाला पार्ट है उसको कहते हैं सैटेलाइट। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है जहाँ पे उसका जो बाकी वाला पोर्शन है उसको कहते हैं सैटेलाइट। तो शेप के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया 4 फॉर्म में, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक
जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट हो और 2 इक्वल आर्म फॉर्म करे। सब मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सा साइड में हो, और एक्रोसेंट्रिक जो कि टिप पार्ट से थोड़ा सा जस्ट नीचे हो, जिसमें एक 1 शॉर्ट आर्म हो और एक लॉन्ग आर्म फॉर्म करे। और उसका टीलोसेंट्रिक जो टर्मिनल पोजीशन पे हो। तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है मेटासेंट्रिक का। ये है सब मेटासेंट्रिक का जो उसकी सेंटर से थोड़ा सा अलग है, जिसमें एक शॉर्ट आर्म फॉर्म हो रही है और एक लॉन्ग आर्म फॉर्म हो रही है। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। और ये सैटेलाइट रीजन, जैसे मैंने बताया आपको कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है सेंट्रोमियर है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, उसके बाद सैटेलाइट एक अलग से होता है। इस सैटेलाइट का फॉर्म यूज़ क्या है? इसका सैटेलाइट का जो यूज़ है वो इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा यूज़ है। जो इवोल्यूशन है वो इसी के बेसिस पे पूरा बनाया गया है, जेनेटिक इवोल्यूशन। उसके बाद ये एक्रोसेंट्रिक का दे रखा है, मतलब जो, और ये टीलोसेंट्रिक है। इसको आप, ये ऊपर वाला जो टीलोसेंट्रिक है इसको ऊपर वाले को आप हटा दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, क्योंकि टीलोसेंट्रिक बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं माइक्रो बॉडीज़ पे। माइक्रो बॉडीज़ में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है बहुत, पर आप एक्स्ट्रा में आप साइड में लिख लीजिए स्फेरोसोम, पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम। पैरोक्सिसोम क्या होता है? पैरोक्सिसोम आपके एनसीईआरटी में लिखा हो गया है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में जो है पैरोक्सिसोम लिखा गया है, वहाँ जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है। पैरोक्सिसोम जो है दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। और ये मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिखा ही गया है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। पैरोक्सिसोम जो है, पेरोक्साइड जो होता है H2O2, उसकी कैटलेज में रोल होता है, जिसमें वो H2O और ऑक्सीजन में तोड़ता है। उसके बाद जो ग्लाइकोसोम्स होता है जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, उसके बारे में लिख लीजिए। ग्लाइकोसोम्स जो है वो ग्लाइकोलाइटिक साइकिल जो है, जिसमें फैट से कार्बोहाइड्रेट बनता है, उस साइकिल में जो यूज़ है वो ग्लाइकोसिसोम का होता है, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। पैरोक्सिसोम जो है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन में बहुत इसका यूज़ होता है। पैरोक्सिसोम में पैरोक्सिसोम क्या करता है? पैरोक्साइड जो है H2O2 जो कि हार्मफुल होता है सेल के लिए, उसको कन्वर्ट करता है H2O और ऑक्सीजन में। इसके ऊपर आप खूब क्वेश्चन लगाइएगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।